Everyone most welcome in Avinash tutorial. Now it's very important class for slides and nearest। और जो लास्ट क्लासेस हमने स्टार्ट किया कि पहले हम ग्राफ के थ्रू टोटल एक समरी कवर कर रहे हैं और फिर इसके बाद जो होगा वो वर्ड्स पॉइंट्स ऑफ व्यू पे भी हम उसी टॉपिक को अगेन डिराइव करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, जिससे कि आपको उस टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ट्राई कीजिए कि इसके नोट्स भी आप सेपरेट बना लीजिए, और काफ़ी स्टूडेंट बना भी रहे हैं, उनका कमेंट्स भी आता है, वो लोग हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, चीज़ों को बताते भी कि सर हमारा इतना कंप्लीट हो गया। सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो है चीज़ों को आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो बहुत ईजी हो जाए, हमारी क्लासेस के थ्रू अब ईजी हो जाए। तो मेरा कोशिश जारी रहेगा, बट क्लासेस का बर्डन होने के कारण जो है वो थोड़ा सा मैं कम अभी क्लासेस ले पा रहा हूँ, क्योंकि और भी क्लासेस मैं दूसरी और भी क्लासेस मैं लेता हूँ। तो इसके लिए फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, मेरा वर्कआउट आपके लिए बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता रहूँगा, डोंट माइंड, बट डू हार्ड वर्क। मैंने जो पहले बोला है, केवल मेहनत ही आपको इस तरह के एग्जामिनेशन से निकाल सकता है। और वो स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं, कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं है, 315 सीट है। अगर आप 90 प्लस में हैं 150 में, तो आपका सेलेक्टेड ब्रांच जो आपको चाहिए वही मिलेगा। लेकिन अगर 90 से बिलो है तो कॉलेज चॉइस करके आपको देगा कि क्या ये ब्रांच आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो बेटर है कि हमारे पास समय है, नाउ डू हार्ड वर्क। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया हुआ है। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया हुआ है। तो इसमें भी हमने सर्किट को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो पहले हम जो चल रहे हैं वो थोड़ा सा राइट साइड में ग्राफ को समझ लेते हैं, डाउनवर्ड में ग्राफ को समझ लेते हैं। तो जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3 और 4 पार्ट में सर्किट को डिवाइड किया है। तो नंबर 1 पार्ट में पहले आ जाते हैं। अगर एक वायर है जो आपका सर्कुलर पार्ट, एक वायर है जो कि स्ट्रेट वायर है, अगर स्ट्रेट वायर से करंट जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट वायर से कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज। इसी को लिखा हुआ है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब, अगर ये हमने ये थंब बना लिया तो ये जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, और हमारा थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में रहता है। इसी को हम लोग जो है ये स्क्रू रूल हो गया, और इसी चीज़ को राइट हैंड थंब रूल में हम लोग इस तरह से फिंगर करके एक्सप्लेन करते हैं। ये राइट हैंड थंब रूल होता है कि इसमें अगर हमने ये पार्ट जो हो गया हमारा वो मोशन या फोर्स को हम लोग ले लेते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग करंट ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और इसी चीज़ से हम लोग राइट हैंड थंब रूल से चीज़ों को समझते हैं। और दूसरा है यहाँ पर स्क्रू रूल। अगर स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू आपका बाहर के साइड में आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और जो बाहर के साइड में आ रहा है वो आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहीं पर चीज़ों को आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का है, तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और आपने मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वो आपको करंट का बताएगा। तो इनसे हमने स्क्रू रूल से ये डायरेक्शन को समझा। अब हम लोग एक सर्कुलर लूप में आते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पे एक वायर हमने यूँ लिया हुआ है, और इस वायर को ये डाउनवर्ड कर दिया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन से कहीं से भी हमने सप्लाई दे रखा है, जिससे कि करंट जो है ये टेबल के डाउनवर्ड से टेबल के अपवर्ड में आकर के फिर टेबल के एक पॉइंट्स होते हुए ये डाउनवर्ड जा रही है। तो टेबल का जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना होगा तो बिल्कुल इस फिगर से ही रिलेशंस होगा।
यहाँ पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि स्क्रू आपकी ऊपर आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू को घुमाएंगे तभी वो ऊपर आएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर ये करंट डाउनवर्ड जा रहा है, अगर स्क्रू आपको डाउनवर्ड लेके जाना है, इनवर्ड लेके जाना है तो क्लॉकवाइज आप स्क्रू को घुमाएंगे, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब हम लोग अगेन इस फिगर में आते हैं। इस फिगर से अब हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी इक्विपमेंट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए कि एक मैग्नेट से ही हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें किसी भी मैग्नेट से, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट से हमको कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो अगर कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसी रिसोर्सेज के सामने देते हैं तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं मिल सकता है। लेकिन वही अगर हमारे पास जो मैन मेड इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, जिसको कि स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाती है, तो अगर हम वहाँ पर ऑन ऑफ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कभी क्रिएट हो रहा है और कभी ऑफ हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑफ में होगा तो उसी पार्ट में, उसी जगह पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट का डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल्स है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस में अगेन जब इसके पूरे डेरिवेशन में आएंगे तो वहाँ फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्राफ में पहले समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसका डायरेक्शन जो होगा वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। होता क्या है कि अगर हमने अपने तीनों फिंगर को 90 डिग्री में रख लिया, ये हमारा थंब है, ये हमारा फोर फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, तो अगर इनके बीच में 90 डिग्री है तो थंब जो होगा वो हमारा मोशन बताएगा, ये राइट हैंड रूल में। अगर लेफ्ट हैंड रूल में ले लेते हैं तो यही जो थंब होगा हमारा फोर्स बताएगा। नेक्स्ट, इसी सीरीज को हम लोग आगे तक लेकर के लास्ट तक चलते हैं। तो डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस करंट इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमें वो डायरेक्शन मिल जाता है। इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्क्रू रूल का भी यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपका स्क्रू रूल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता क्या है, वो एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले आता है फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर क्वाइल, स्लिप रिंग, पेयर ऑफ ब्रशेस। जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, उनसे रिलेटेड ये 4 पार्ट है। जो चीज़ें हम लोग जब हम लोग फास्टर का रिवीजन जो करेंगे ग्राफ के अलावा, तो उसमें इस टॉपिक को समझेंगे कि हम लोग आर्मेचर क्वाइल किसे कहते हैं, स्लिप रिंग किसे कहते हैं, पेयर ऑफ ब्रशेस कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग बताएंगे कि पेयर ऑफ ब्रशेस आपके कार्बन के बने होते हैं, स्लिप रिंग होता है जिसमें कि आपका वो कार्बन ब्रश उससे अटैच होता है। तो लाइक दिस, इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। अब हम लोग आते हैं इस सीरीज में जिसमें हमने स्क्रू रूल से समझा था डायरेक्शंस ऑफ करंट को, अदरवाइज डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसमें फोर्स एक्ट ऑन डायरेक्शंस कैरिंग कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक करंट जो है, कोई भी इक्विपमेंट है जिसपे कि करंट आपका कैरिंग कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स के कारण ही उस पर जो जिस भी इक्विपमेंट में हम करंट का फ्लो करें, जैसे कि इस पर हमने करंट का फ्लो कर दिया है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो 90 डिग्री होगा, दोनों पे जो 90 डिग्री होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स का,
जिसमें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, जिसमें हमारा जो थंब होता है वो डिटरमाइन करता है उसके फोर्स पे। अब हम आगे आते हैं डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं और डायरेक्शंस ऑफ मोशन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के निकालते हैं, डायरेक्शंस ऑफ मोशन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम ये लेफ्ट हैंड रूल में ये ले लेते हैं, अगर ये हमारा थंब है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन शो करता है। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा जो है वो डायरेक्शंस ऑफ फोर्स है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारा थंब जो होता है वो फोर्स होता है। इसके बाद ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, करंट हो जाता है, और तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री होते हैं। तो हम लोग इससे निकाल लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि जिस भी सर्किट में करंट को फ्लो किया गया जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, तो उस सर्किट पे फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा। ओके अब इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं कि डायरेक्शंस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स का यूज़ होता कहाँ है, तो ये डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट मोटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो डीसी मोटर होता है वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी डीसी मोटर में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स का यूज़ करते हैं, जो हमें ये बताता है कि डीसी मोटर पे जो ब्लेड्स होते हैं उस ब्लेड्स पे फोर्स का डायरेक्शंस क्या है। अब डीसी मोटर से रिलेटेड जो टर्म्स होंगे जो हम लोग डिटेल्स में अगली क्लासेस में हम लोग देखेंगे, वो है आपका एमेचर कॉइल के बारे में समझेंगे, स्प्लिट रिंग के बारे में समझेंगे, पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस के बारे में समझेंगे, और हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, इसके बारे में समझेंगे। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के सारे पार्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं राइट हैंड पार्ट को, जहाँ से हमने छोड़ा था। सो ये पार्ट भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ से ले लें। पहले चीज़ों को आपको दिखा दें, ये सोलेनॉइड्स है। करंट से जो एक फ्लो निकल के आया था आपका स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिसिटी से एक पार्ट निकला था जिससे हम सर्कुलर लूप के बारे में एक्सप्लेन कर लिया था। इसी में एक पार्ट निकला था आपका, वो पार्ट था आपका सोलेनॉइड्स। अब इसी सोलेनॉइड्स पे हम लोग आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले चीज़ों को समझ ले, थोड़ा सा मैं ऐसे भी बता देता हूँ कि सोलेनॉइड्स क्या होता है। कि जब भी हम लोग बहुत सारे बंच ऑफ केबल जो है एक साथ हम लोग ले लें और उसके ऊपर से अगर हम कॉपर क्वाइलिंग कर ले, और कॉपर क्वाइलिंग का एक एंड और उसके दूसरे एंड में जब हम करंट का फ्लो करेंगे, तो वो करंट जो होगा ये बंच ऑफ कॉपर ऑयल के चारों साइड से सर्कुलर से होता हुआ फिर दूसरे एंड से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बंच ऑफ कॉपर कॉइल्स है ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब जिस साइड से करंट आपका निकल रहा है, क्योंकि हमने करंट को इसके ऊपर सर्कुलेट किया हुआ है, करंट को इसके ऊपर सर्कुलेट किया हुआ है, सर्कुलेट करके एक एंड इधर से निकाल लिया और एक एंड इधर से निकाल लिया। इस साइड से हम करंट को दे रहे हैं और इस साइड से करंट को बाहर आ रहा है, करंट जा रहा है, इसके आउट साइड में रोटेट होता हुआ इस साइड से करंट आपका बाहर आ रहा है। तो सर्कुलर एंड के, सर्कुलर जो है पार्ट के, कॉपर कॉइल जो सर्कुलर है उसके अंदर ये जो है पार्ट, जो केबल के बहुत सारे वायर है, बंच ऑफ वायर है जो हमने एक स्ट्रेट लाइन में ले रखे हैं, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा ये जो पार्ट है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जिस साइड से करंट निकल रहा होगा इसका ये नॉर्थ एंड हो जाएगा, और जिस साइड से करंट आ रहा है उसका ये साउथ एंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो हमने रॉड ले रखा है, जो बंच ऑफ कॉइल ले रखा है, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड्स, जो कि डिटेल्स में और भी हम लोग समझाएंगे जब हम लोग रिवीजन ऑर्डर में चलेंगे। तो अभी हम लोग आते हैं सोलेनॉइड्स में। तो सोलेनॉइड्स पे टोटल हम लोग उसी ग्राफ को समझते हैं कि ये सोलेनॉइड्स में आ गए। तो सोलेनॉइड्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है सोलेनॉइड्स में वो वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे कि हम लोग एक स्ट्रेट बार मैग्नेट ले लें जिसमें कि एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है।
अब इसी पार्ट को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो सोलेनॉइड्स में जैसा हमने बताया था कि इसके इनसाइड में बंच ऑफ कॉपर कॉइल रहता है और आउटसाइड से हम लोग कॉइलिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जब कॉइलिंग हो जाती है और करंट का जब हम यहाँ से फ्लो शुरू करते हैं, करंट यहाँ से निकलता है, तो इसके इनसाइड में जो कॉपर कॉइलिंग थी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिससे इसका जहाँ से करंट निकल रहा है ये नॉर्थ इंड हो जाता है और जिस साइड से करंट इन कर रहा है वो आपका साउथ पोल हो जाता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब इसी में दूसरे पार्ट को समझते हैं, कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्म्स। ये जो है बहुत सारे सर्कुलर टर्म्स जो है ये कॉइलिंग हमने कर लिया एक कॉपर कॉइल के ऊपर। अब पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन जो सर्कुलर टर्न कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, अगर ये हमारा पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन भी है, सॉफ्ट आयरन का एग्जांपल ले तो जो आपका नेल होगा, कांटी होगी जो घर में हम लोग देखने को मिलती है, इधर उधर हम लोग ठोकते फेंकते रहते हैं, उसी का वही हमारा सॉफ्ट आयरन से बना रहता है। वो नेल छोटा सा जो आपके तखत वगैरह में भी हम लोग इस चीज़ को ठोकते हैं, लकड़ियाँ होती है उसमें हम लोग ठोकते हैं, लगाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट आयरन। उस तरह के सॉफ्ट आयरन को लेकर के अगर आपने ऊपर से कॉपर कॉइलिंग भी कर लिया है तो वो भी आपका एक सोलेनॉइड्स बन जाएगा। अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अराउंड विच अ कॉइल इज वाइंड एंड कैरिंग कंडक्टर, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और जिस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसी को हम लोग सोलेनॉइड्स कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्लायंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इलेक्ट्रिक बेल। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक बेल में, जो घर के आगे या ऑफिस दफ्तर में लगा रहता है इलेक्ट्रिक बेल, वो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो सोलेनॉइड प्रॉपर्टी से हम लोग बनाते हैं। सो आज के क्लासेस में हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक ग्राफ से पूरे चैप्टर को एक समराइज किया और चीज़ों को समझा कि इसमें क्या क्या पार्ट में शॉर्ट में मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स था उस रूल से हमको फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा था। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमें मोशन का डायरेक्शन मिल रहा था। स्क्रू रूल को समझा था जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ करंट का अगर मुझे मालूम है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है तो करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग पहले थोड़ा सा टॉपिक को समराइज करके समझेंगे और फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन पे जाएंगे। थैंक यू।